ये सभी कारण है। और ये सभी कारणों को पिछले समय मैंने कहा था कि आप एक पेपर में लिख लेना कि आपको यदि पेट का कोई प्रॉब्लम है तो इनमें से कोई कारणों का सेवन आपसे हो रहा है, फिर वो शारीरिक हो या मानसिक हो, कुछ ना कुछ तो कारण सबको होता ही है। लेकिन एक बार लिख दो कि इतने कारणों में से मेरा ये चीज ज्यादा है, ये चीज कम है, और जो बिल्कुल नहीं है वो मत लिखो। बराबर। दुख शैया यानी ठीक से बेडिंग ना हो, जो भी आप गद्दी वगैरह सोते हो, यदि वो प्रॉपर ना हो, जिससे कि नींद आपकी कंप्लीट ना हो, तो वो भी एक अजीर्ण का कारण है। और प्रजागरण यानी रात्रि जागरण करना, ठीक है। और रुक यानी कि कोई डिजीज के कारण कोई पेन होता हो, बराबर। कई पेशेंट होते हैं जिनको समझो फ्रैक्चर हो गया है या स्प्रेन हो गया है या लिगामेंट्स रप्चर हो गया है, या ऐसा कोई भी डिजीज हो जिसके कारण आपको पेन होता हो, भले आप पेन किलर लेते हो फिर भी पेन होता हो, तो उस पेन की जो वेदना होती है उसके कारण उसका असर भी पेट पे होता है। देखो, जब भी आपको फीवर आता है तो आपकी भूख क्यों मर जाती है? मतलब हुआ क्या? फीवर एक डिजीज है ना, लेकिन उसका एक सिम्टम क्या है कि भोजन से अरुचि होती है कि जाने तो अभी खाना नहीं। कैसे एक दूसरे पे असर हुई, वैसे ही असर होती है पेट पर, ठीक है। तो ये सभी कारण हम लोग ने पिछले समय देखा। जिनका ये मिस हो गया है वो यूट्यूब चैनल पे जाके भी पूरा वो सेशन देख सकते हैं। तो ये जो कारणों का सेवन एक दो या मल्टीपल करते हैं उनको होता है अजीर्ण, बराबर है। तो उसके लक्षण क्या है और उसके प्रकार क्या है वो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो आज आयुर्वेद कोर्स का दिवस 2, ठीक है। तो सबसे पहले खाना पचा नहीं है वो तो हम देखेंगे, लेकिन खाना पच गया है वो कैसे पता चलेगा? तो उसके ये कुछ लक्षण है, सिम्टम है। अगर आप चेक कर लो अपने आप को कि हाँ मुझे ये सिम्टम दिख रहा है, तो समझ लेना आपका खाना पच गया है। और ये डे टू डे नहीं, आफ्टर ईच मील यू हैव टू चेक दिस सिम्टम। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कंटिन्यूस खाते ही जा रहे हो खाते ही जा रहे हो, कहीं पे कुछ तो ब्रेक लोगे ना, बस। तो उसी तरह है ये, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम करते हैं इसमें कि जीर्ण आहार के लक्षण। जीर्ण यानी पच जाना, डाइजेस्ट हो जाना, यानी कि ये सिम्टम वो है कि जिससे कि आपको पता चले कि आपका जो मिल है या फूड है वो डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए वो देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आता है उद्गार शुद्धि उत्साह हो। ये मैं सिर्फ श्लोक बोलता हूँ, फिर उसका डिटेल में आपको बताऊंगा। वेगोत्सर्गो यथोचित लघुता क्षुत पिपासा च जीर्ण आहारस्य लक्षणम। योग रत्नाकर नाम के ग्रंथ में ये बताया है कि आपका खाना पच गया है या पच रहा है, वो आपको पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहले उसका सिम्टम क्या है? तो पहला सिम्टम है उद्गार शुद्धि, यानी प्योर बेल्चिंग्स, यानी कि शुद्ध डकार। अभी डकार तो आती है, लेकिन शुद्ध डकार वो क्या होता है? शुद्ध डकार वो होता है कि सपोज अभी क्या ठंडी की सीजन है और संडे को लगभग सबके घर में ऊंधियू होता है, बराबर है। गुजराती में उसको ऊंधियू बोलते हैं, मतलब मिक्स वेजिटेबल्स बनाकर सब लोग ऊंधियू खाते हैं, जलेबी खाते हैं, फाफड़ा खाते हैं। तो अभी ये पेट भर के खाते हो, राइट। आपने लंच में वो ले लिया, 12-1 बजे आपने लंच ले लिया और मस्त ऊंधिया वगैरह खा लिया। अभी आपको 1.5 से 2 घंटे बाद भी वो ऊंधिया का जो खाया है उस मसाले का या उसी का किसी की वेजिटेबल्स का आपको डकार आती है। देखो कैसे डकार क्या होता है, गैस जैसा होता है, लेकिन उसका एक टेस्ट भी होता है। कई लोगों को ये अनुभूति होती है। तो डकार खाते हैं तो लगता है अरे यार ये तो लंच का ही अभी डकार आ रही है। आप डिनर करने गए, चौवियर करने गए, लेकिन कभी भी अगर डकार आ गई तो भी आपको जो लंच में खाया है उसी की डकार आती है, तो समझ जाना कि आपको दोपहर का पचा नहीं है। और इसका अर्थ क्या हुआ? दोपहर का जो पचा नहीं है, बराबर, वो अभी भी पेट में पड़ा हुआ है, इंटेस्टाइन तक गया नहीं है, सिर्फ स्टमक तक ही गया है। और ऊपर से दूसरा आप खा रहे हो, तो पहला तो पचा नहीं है, ऊपर से दूसरा खाओगे वो भी पचेगा नहीं, तो होगा क्या? आपको इंडाइजेशन, अजीर्ण होगी। या अभी आपने ब्रेकफास्ट ले लिया, सपोज आज की बात कर रहा हूँ, आज आपने सुबह ब्रेकफास्ट ले लिया, ठीक है।
और दोपहर के लंच के टाइम डकार आई क्लीन है, प्योर है, कोई टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, प्लेन गैस आया और निकल गया, ओके, तो आपका ब्रेकफास्ट डाइजेस्ट हो गया। नाउ यू आर अलाउड टू टेक अ लंच। ठीक है, तो ये उद्गार शुद्धि होनी चाहिए, यानी डकार की शुद्धि, यानी शुद्ध डकार ये होना चाहिए, पहला लक्षण। तो चेक कर लेना, अभी शाम को आप खाना खाने बैठो, आप चेक कर लो कि डकार अगर आ गई, आपको लानी नहीं है, अगर आ गई तो दोपहर के खाने का टेस्ट है कि नहीं है, टेस्ट है तो बेटर है टू अवॉइड द डिनर, बराबर। और नहीं आई है देन यू कैन गो अहेड। तो सबसे पहला लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण आ गया उत्साह। अभी जो भी अभी समझो काम पे कहीं जाते हैं लोग, या जो घर पे भी जो काम करते हैं, आपने खाना खाया 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 बराबर से खाया, अब जैसे ही खाना खाया और फिर ऐसा लगा चलना भी आराम कर लेते हैं, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, एक पावर नैप ले लेते हैं, मतलब अभी जब उठने के बाद तुरंत सीधा बेड पे जाते हैं, ऐसी अगर फीलिंग आती है तो समझ लेना आपका खाना बहुत स्लोली पच रहा है या बिल्कुल नहीं पच रहा। आप खाना किस लिए खाते हो? एनर्जी के लिए। यदि खाना खाने के बाद आपको एनर्जी आए तो समझ लेना कि आपका खाना ठीक तरीके से पच रहा है, लेकिन खाना खाने के बाद एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है तो समझ लेना आपका डाइजेशन पावर खराब है। तो खाना खाने के बाद उत्साह होना चाहिए। खाना इसीलिए खाते हो ना क्योंकि भूख लगी, और अगर भूख सहन नहीं होती तो वीकनेस आती है, इसलिए तो खाना खाया एनर्जी बढ़ाने के लिए। खाना खाने के बाद यदि एनर्जी कम होती है दैट मीन्स आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और एकदम फ्रेश हो गए तो आपका खाना पच रहा है। फिर आता है उत्साही हो गया, वेगोत्सर्गो यथोचित, यानी योग्य वेग, यानी ऐसा ना हो कि यूरिन बंद हो जाए, स्टूल बंद हो जाए, एकदम पेट भारी हो जाए, नो। यूरिन स्टूल, अच्छा कई लोग ऐसे रहते हैं कि इतना खाते यहाँ तक खाते, और वो भी कहाँ खाते पता है क्या? किसी और की शादी में, जैसे कि महीनों तक कुछ मिला नहीं हो, ठीक है, तो वहाँ सब सब डेजर्ट भी रहता है, फिर मेन कोर्स भी रहता है, सब रहता है, तो लगता है कि अभी एक महीने तक अभी सब खाना कहाँ मिलेगा, और वो लोग यहाँ तक खाते, कुछ लोग यहाँ तक खाते। हाँ, तो खाते 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 फिर इतना खाते ऐसा लगता है अरे बस अटक गया है सब, अब उल्टी ऐसा हो रहा है, हो नहीं रहा है, तो ये जो वेग आने चाहिए, डकार के वेग आने चाहिए, ठीक भी ठीक से खा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो इतना जब खाते हैं तो समझ लेना वो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, बराबर है। तो लेकिन अगर यूरिन स्टूल आप बात वगैरह करना, और मतलब कोई कई लोग शायद इतना कुछ खाते हैं कि उनको चेयर में एक बार बैठ गए, हाँ, तो उनको उठने का भी कंटाला आता है, इतना शरीर भारी हो जाता है। हाँ, आपने भी कभी फील किया होगा, तो ये समझ लेना कि वो इनडाइजेशन हो रहा है। तो योग्य प्रकार से वेग जो नेचुरल अर्जिस है, मैंने बोला था ना कि मल मूत्र फिर छींक खाना, डकार खाना, बोलना, गैस पास होना, ये सभी प्रॉपर वे से हो रहा है तो समझ लेना आपका खाना बराबर से पच रहा है। फिर आता है लघुता, ये बहुत जरूरी है। आपने खाना खाया, एकदम हल्का हल्कापन या एकदम लाइटनेस फील होता है, फटाफट डबल स्पीड से आप काम करने लगे तो समझ लेना आपका खाना पच रहा है। और मेन लक्षण कि फिर से शाम को भूख लगती है और फिर से प्यास लगती है तो समझ लेना कि खाना आपका पच गया है या पच रहा है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, घड़ी देखते, अरे इतना बज गया, खाने का टाइम हो गया, चलो भाई खाना खा लेते, नहीं। हमेशा याद रखना, खाना पेट देखकर करना, घड़ी देखकर मत करना। यदि घड़ी में देखा टाइम हो गया है लेकिन अंदर से इच्छा नहीं है तो आप खाना मत खाना, इसको स्किप कर देना, ठीक है। तो ये इसके जीर्ण आहार के लक्षण बताए गए। अच्छा, इसमें से किसी को कुछ क्वेरीज है तो मैं आगे बढ़ू, तो जस्ट रेज हैंड कर दो तो मैं वो क्वेरी सॉल्व कर देता हूँ। यस, एनीवन, किसी को कुछ क्वेरी हो? ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं हम लोग, अजीर्ण के लक्षण, बराबर है, यानी इनडाइजेशन के सिम्टम। अभी आप सब लोग ने बुक और पेन ली होगी, और इस जो भी मैं सिम्टम बताऊं उसमें से यदि कोई आपको सिम्टम लगे हाँ ये सिम्टम मुझे है, वो आपको लिख के जाना है। और फिर अगर किसी को इंटरेक्ट होना है, मैं बोलूंगा किसी को इंटरेक्ट होना है तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कौन सा दोष अधिक है,
वायु पित्त कफ में से, कि उसका आपको इंडाइजेशन है, अभी का अभी ऑन द स्पॉट डायग्नोसिस। ठीक है, और ये मैं आपको सिखाऊंगा कि आप खुद से डायग्नोस कैसे कर सकते हो कि हाँ मेरा ये दोष बड़ा है और ये दोष नहीं बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहला लक्षण आता है विष्ठंभ। मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ। देखो विष्ठंभ, विष्ठंभ बंद यानी कॉन्स्टिपेशन। हाँ, मल बंद हो जाना, आना, या एकदम कड़क हो जाना, या टुकड़े टुकड़े पर जाना, ये सभी विष्ठंभ में आ जाते हैं। यानी इसमें लिखा है ना इम्प्रॉपर एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन ऑफ द स्टूल, इसको जिसको बोलते हैं कब्जियत, या उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। यदि आपको है तो समझ लेना आपको अजीर्ण है। ठीक है, और नॉर्मली क्या होता है प्रोसेस में, सुबह उठने के बाद तुरंत यदि आप मोशन गए और सेटिस्फैक्टरी हुआ और एक ही बार में हो गया, दैट इज द नॉर्मल। फिर आप 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, कोई बोलता है मुझे कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, मैं 3 बार जाती हूँ, ऐसा नहीं चलता, तो वो कॉन्स्टिपेशन ही है। कम आना और ज्यादा बार जाकर भी कम कम आना, हाँ टुकड़े टुकड़े में आना, वो दोनों भी कब्जियत है। ठीक है, तो ये किसी को है तो वो नोट कर देना। फिर आएगा सदनम, बराबर है, यानी कि वीकनेस। मतलब इसमें ऐसा होता है कि कुछ काम भी ना करे ना और फिर भी वीकनेस लगती है, जनरल डेबिलिटी उसको बोलते हैं। हाँ, तो अगर ये आप में ये लक्षण है तो वो भी नोट कर लेना कि बिना कोई ज्यादा श्रम किए हुए या बिना कोई कारण के हमें वीकनेस लगती है, तो वो भी एक अजीर्ण का सिम्टम है। फिर आता है शिरोरुख यानी हेडेक। हम लोग क्या करते हैं, हेडेक होता है ना तो फिर चश्मे का नंबर निकालते हैं। ठीक है, उससे कारण भी हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी मेजोरिटी आपको सिर दर्द अजीर्ण के कारण होगा। जब भी पेट खराब होगा सबसे पहले आपको सिर पर उसकी असर होगी, बराबर है। फिर आता है मूर्छा यानी बेहोशी। कभी कभी एकदम फेंटिंग हो जाते हैं, सिनकोप बोल देना, कि अचानक आया और एकदम बेहोश हो गए, तो वो भी अजीर्ण के कारण हो सकता है। ऐसे मैंने कई देखे हुए हमारे कॉलेज के टाइम में, हमको लगता अरे यार उसका ब्रेन का कुछ होगा, नर्वस सिस्टम का कुछ रहेगा, लेकिन उसको हमारे सर मोशन वगैरह की दवा, पेट की दवा देते थे, नेक्स्ट डे तो दौड़ के आराम से हंस के आता था वो लड़का। ठीक है, तो ये खास हमें रखना। फिर आता है भ्रम, भ्रम यानी चक्कर, इसको हम आज की लैंग्वेज बोलते हैं वर्टिगो। हम लोग क्या करते हैं, वर्टिगो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी हो सकता है, फिर दांत का भी कुछ हो सकता है, या सिर का भी कुछ हो सकता है। तो हम लोग चक्कर में, ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं, ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं कि डायग्नोसिस होता ही नहीं है। ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये टेस्ट वो टेस्ट, हाँ ब्लड टेस्ट एमआरआई सीटी स्कैन सब करवा लेते हैं, बराबर है। लेकिन एक रीजन इनडाइजेशन का भी है, तो ये सब करवाओ ठीक है, लेकिन पहले देख लो कि आपको इनडाइजेशन तो नहीं है ना, तो सबसे पहले वो ट्रीट कर दो। फिर आता है पृष्ठ ग्रहम, यानी जो पीठ होती है, बैक। देखो क्या होता है, पहले सर्वाइकल रीजन होता है, फिर आता है बैक, और फिर आती है कमर, बराबर लंबर रीजन होता है, और ये बैक रीजन होता है। तो कमर के ऊपर और जो गर्दन है उसके नीचे, ये जो बीच का जो पार्ट है उसको बोलते हैं पृष्ठ, पीठ। तो पीठ जकड़ जाना, वो भी किसके कारण होता है, इंडाइजेशन के कारण। हाँ, कई बहनों और माताओं को ये चीज होती है कि पीठ जकड़ जाती है। फिर हम क्या करते हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वापस एक्सरे निकालते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं, कुछ नहीं होगा। पहले पेट क्लियर करो। अब देखो कि आपने कौन कौन से सिम्टम पहले थे और उसमें आपने क्या कर दिया, और फिर कहाँ 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 अंदर 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 घुसते गए और कुछ अलग ही डायरेक्शन में आप चले गए। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए। फिर आता है कटिग्रहम, यानी कि जो लंबा रीजन है पीछे एकदम कमर का भाग, वो भी दुखना या उसका स्टिफनेस होना, जकड़ना, ये भी अजीर्ण के कारण है। और हम लोग क्या करें, सीधा एमआरआई करवाते हैं। तो कराओ, वादा नहीं है, लेकिन पहले पेट क्लियर कर दो और फिर ये करो। लेकिन हमको ठीक हो जाएगा ना तो अरे लेकिन अंदर अंदर कुछ बढ़ता तो नहीं होगा ना, ये जो सतत जो है ना चिंता,
नहीं मुझे इतना जल्दी ठीक कैसे हो सकता है, कुछ पेशेंट को ऐसे होता है, हेला मेरी जल्दी ठीक हो गई, नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी तो मैं ठीक हो ही नहीं सकती, जरूर कुछ अंदर है, ज्यादा है, अभी नहीं है, तो भी उनको ये शंका हमेशा रहती है। ठीक है, तो ये एक बोला ना, चिंता, दीनता, ये सभी आपका अजीर्ण बढ़ाएगी। ठीक है, फिर आता है जुरुम्बा, यानी बगा से आना। कई लोगों को देखा है कंटिन्यूस आते रहते आते रहते आते रहते बिना कोई कारण, बराबर है। जैसे कि हस्बैंड को वाइफ की बातें सुनकर आती है कभी, हाँ, स्टूडेंट्स को टीचर की टीचिंग होती है तभी भी आती है, अभी भी सबको आती होगी, और बोलते हैं ना मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज है, एक बगासा लेते तो सबको एक एक करके आता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे आप बैठे हो और बस बगासी आ रहे, सुबह से बगासी आ रहे, जिसको जुम्बा बोलते हैं या जम्भाई बोलते हैं, तो समझ लेना आपका पेट, आपके पेट में गड़बड़ है। अब देखो वो जो ऋषि मुनियों ने जो चीजें बताई है, एक एक चीजें, आप अगर डीप में जाओगे ना, इतना अहोभाव होगा, आप नतमस्तक हो जाओगे। और ये जो लक्षण है ना, 1000 साल भी, 1000 साल के बाद भी यही लक्षण रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। तो बार बार अगर बगाई आ रही है, बगा से आ रहे हैं, तो समझ लेना आपको इंडाइजेशन है। फिर आता है बॉडी एक, कई बोलते हैं मुझे यहाँ दुख रहा है, मुझे यहाँ दुख रहा है, मुझे यहाँ दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है, पैर में दुख रहा है। फिर हम बोलते हैं मतलब एग्जैक्टली कौन से स्पॉट पे दुख रहा है, कि नहीं बस शरीर पूरा दुख रहा है। जैसे बुखार में कैसे होता है, बॉडी एक जिसको बोलते हैं, कोई जॉइंट्स वगैरह में पेन नहीं होता, लेकिन बस बॉडी पेन हो रही है बिकॉज ऑफ द इंडाइजेशन। फिर आती है तृष्णा, यानी कि प्यास ज्यादा लगती है, वो बार बार पानी पीने की इच्छा होती है, और कुछ लोगों को बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, या इच्छा होती है लेकिन पीते नहीं, वो चीज अलग है। लेकिन यहाँ पे आपको बार बार पानी पीने की इच्छा होती है, तो अगर वो बढ़ गई, नॉर्मल से भी बढ़ गई, एक नॉर्मल एक होता है कि भाई इतने से इतने तक तो पानी ठीक है, समझे 2 से 4 लीटर तक ठीक है, लेकिन अभी 5 लीटर पी जाता है पानी फिर भी उसको संतोष नहीं है, तो समझ लेना आपको इंडाइजेशन है। फिर ज्वर, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि बुखार आता नहीं है, लेकिन उसकी फीलिंग होती है, यानी क्या होता है, थर्मोमीटर में मापेंगे तो 98 99 बीच में रहेगा, लेकिन उसको लगता है अंदर से मुझे बुखार जैसा है, बराबर है, जिसको गुजराती में कहते हैं कि हाड़ में ताव से, बराबर, अंदर का बुखार है हम बोलते हैं, तो वो फीलिंग वो इंडाइजेशन की वजह से आती है। ठीक है, ये सभी सिम्टम आज समझो नहीं है, लेकिन पहले कभी तो आपको ये, कभी ना कभी ये सिम्टम तो आया ही होगा, तो इस वजह से आया है। फिर आता है छर्दी, देखो छर्दी यानी नौजिया, और वमन यानी उल्टी। तो यहाँ पे क्या होता है, नौजिया होने लगता है। अभी समझो कोई, समझो प्रेग्नेंट मदर होते तो कैसे मॉर्निंग सिकनेस रहता है, उसी तरह कभी 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 ना कभी सबको एक बार तो उल्टी हो ही रहेगी। तो उल्टी होने से पहले सोचा ना, कैसे लग रहा है कि कुछ आ रहा है ऊपर, लेकिन बाहर नहीं आ रहा है, वहां फीलिंग ऐसे आ रही है, और एकदम अनइजीनेस, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट जैसा कुछ लगता है, तो इसको बोलते हैं नौजिया। तो वो इनडाइजेशन में होता है। और सुबह सुबह क्या होता है, कई लोगों को बस ऐसे वॉमिटिंग जैसा होता है, वॉमिटिंग, बस उंगली डालकर या नमक का पानी पीकर बस उल्टी कर दूं तो फिर शांति होती है, और निकालने के बाद रियल में उनको शांति होती है। हाँ, तो ये समझ लेना कि वो इनडाइजेशन की वजह से। फिर आता है प्रवाहनम, यानी स्टूल निकालने में बहुत जोर करना, यानी आधे आधे घंटे तक टॉयलेट में बैठे रहना। हाँ, तो ये क्या होता है, मन सूख जाता है, और उसके कारण क्या होता है कि मल को नीचे लाने के लिए एकदम प्रेशर करते हैं। हाँ, तो उसको वो भी होता है इनडाइजेशन के कारण ही। ठीक है, फिर आता है अरोचक, यानी देखो दो चीज आती है, एक अरुचि होती है और एक अग्निमांद्य होता है, ये दोनों में डिफरेंस है। अग्निमांद्य यानी बिल्कुल भूखी ना लगनी, अग्निमांद्य यानी बिल्कुल भूखी ना लगनी, और अरुचि यानी भूख तो है लेकिन खाने की रुचि नहीं है, भूख तो है लेकिन खाने की रुचि नहीं है। कभी कभी ये देखो आपको ये फीलिंग होती होगी कि खाने का टाइम हो गया है, भूख भी है, लेकिन खाना देखकर जाने दे अभी नहीं खाना है, अच्छा बना है फिर भी खाना नहीं है, इसको बोलते अरुचि, रुचि को न होना, खाने की रुचि नहीं होती है। तो ये भी इंडाइजेशन की वजह से, मैंने भूख होती है लेकिन रुचि नहीं होती है। फिर आता है अविपाक, अविपाक यानी
कि अंदर कुछ पचा ही नहीं है, वो आपको इंटरनल फीलिंग ही आती है, आज कुछ पेट में मजा नहीं है, मतलब पेट ऐसे भरा भरा हुआ ही लगता है। हाँ, भूख वगैरह है लेकिन अंदर से फीलिंग लगती है कि आज मजा नहीं है पेट में, दैट इज कॉल्ड एज अविपाक। बराबर। फिर आता है घोर अन्न विषम या आम, यानी कि एक टर्मिनोलॉजी है आयुर्वेद में, उसको बोलते हैं आम। ये आम यानी मैंगो नहीं, आम यानी क्या कि जो आपने खाना खाया, जो आपने खाना खाया वो पचा नहीं और उसका कच्चा रस बन जाता है, वो जो जो लिक्विड बन जाता है उसको बोलते हैं आम। और यही आम जो कच्चा रस जो होता है वही हमको अलग 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 रोगों को निर्माण करता है। ठीक है, तो ये सभी लक्षण है अजीर्ण के। बराबर है। अच्छा, अभी बोलो किसी को इंटरेक्ट करना है तो मैं उसको अभी समझा देता हूँ कि भाई हाँ देखो आपको ये प्रकार का अजीर्ण है, ये सिम्टम है। ओके, तो यश शैलजा बेन। हाँ, प्रणाम सर। હા સર, આપણે વેસ્ટર્ન ટોયલેટ્સ બી એક વન ઓફ ધ રીઝન છે ને પ્રોપર એલિમિનેશન ના થાય વેસ્ટનું. हाँ तो वो प्रमाण में उसके ऊपर मेरा पूरा आर्टिकल है कि वेस्टर्न टॉयलेट वर्सेस इंडियन टॉयलेट। તો સર એ તો હવે આઈ મીન પોસિબલ નથી, એટલે જનરલી બી બધા વેસ્ટર્ન જ યુઝ કરીએ છીએ તો પછી એનું બધું શું કરવાનું? क्या कर सकते हैं, एंग्लो इंडियन कर सकते हो। ઓકે। हाँ, लेकिन आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा। आपको पता है ये यूएस के अंदर मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज है सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज है। और आपको पता है सबसे ज्यादा इसबगुल, उंजा जो दाम, वहां से सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इसबगुल यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं अमेरिका में। और सबसे ઓકે। तो उनका आहार विहार ऐसा रहता है। और दूसरा उनकी नॉनवेज भी इतना रहता है, मैदे का भी इतना रहता है, और इसीलिए ये होता है। और उसका वन ऑफ द रीजन भी ये वेस्टर्न टॉयलेट है। ઓકે। हाँ, इसलिए है ना। तो हो सके तो वो यूज नहीं करना चाहिए, या तो उसको एंग्लो इंडियन बना देना चाहिए ઓકે સર। लॉन्ग टर्म पे, है ना। और उसका पूरा ब्लड सर्कुलेशन का भी पूरा प्रोसीजर आता है कि जब आप उत्कट, वो जो इंडियन स्टाइल है उसको बोलते हैं उत्कट आसन, वेस्टर्न में बैठते ना वो कोई आसन ही नहीं है। यस। तो जो ब्लड सर्कुलेशन जो स्टूल के पार्ट की तरफ जाना चाहिए ना वो प्रॉपर होता नहीं है, और इसीलिए उसमें पाइल्स होने का चांसेस भी ज्यादा होता है। ठीक है, ઓકે। ઓકે સર। यस पाइलवेन। हाँ सर, आपने काफी लक्षण बताया, उसमें से 5 लक्षण तो है मेरे पास। उसका कुछ है इलाज सर? कॉन्स्टिपेशन, लाइक कॉन्स्टिपेशन है, गिडीनेस है, गिडीनेस, चक्कर आते हैं, 2 एंड नौसिया, 3 स्ट्रेनिंग बहुत है, और इंडाइजेशन। ओके, तो आपको है ना पित्त का अजीर्ण ज्यादा है। जितने भी लक्षण पता है ना इसमें वायु पित्त कफ ये 3 तो आपको पता है, लेकिन उसमें पित्त का प्राधान्य ज्यादा है। इसलिए साथ में वो देख लेना कि आपको कहीं जलन वगैरह होती है कि नहीं। नहीं, जलन बिल्कुल नहीं है सर। तो एकदम आपका कैसे प्राइमरी स्टेज में, तो इसकी ट्रीटमेंट मैं आपको एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा। ओके, नो प्रॉब्लम सर। नहीं वन लाइनर है एक्चुअली, मेरा रेगुलर भी नहीं है ऐसे, अभी के लिए नहीं, नॉर्मली रेगुलर भी नहीं है इस चीज में। बराबर ना, तो मैं आगे वो बताऊंगा मैं आपको। ओके ओके, यस, थैंक यू। अभी यस डॉली बेन। प्रणाम सर। प्रणाम। नॉसिया અને વોમિટિંગ, મોર્નિંગ ઓલી ખેંચીને વોમિટ કરીએ તો then you feel કે okay now I'm fine, એકદમ જ ખાટું, means it's very tangy, you understand, डॉक्टर ने बोला कि એની વજહથી your teeth are getting bad, the acid is killing it, અને second is ઈબે અને sweat is very, એટલે suddenly the sweat has changed, एकदम જ સ્મેલી સ્વેટ, डिओड्रेंट, कोई की वस्तु काम नहीं करतु, लाइक नथिंग वर्क्स। तो एक्सेसिव स्वेट आना, बैड ऑर्डर आना, फिर ऐसे एसिड निकलना, और ये नोजिया या वॉमिटिंग जैसे रहना, ये सभी पित्त के अजीर्ण के लक्षण है।
यानी उसमें पित्त का प्राधान्य सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। तो आगे क्या करना है, और उसके में जो 5 टाइप के दूसरे अजीर्ण आएंगे, उसमें से आपको जो है वो विदग्ध अजीर्ण से एकदम रिजेंबल कर रहा है, उसके लक्षण क्या है अभी एकदम स्पेसिफिक जानेंगे इसके बाद की स्लाइड में। तो आपको पता लगेगा हाँ यार यही मुझे अजीर्ण है। लेकिन सभी अजीर्ण की एक ट्रीटमेंट, एक बेसिक ट्रीटमेंट है, वो लास्ट में आपको मैं बताऊंगा। एक और एक एड ऑन, फ्रॉम द टाइम ये सब जो हो रहा है एक्सट्रीम, उसके साथ आई हैव स्टार्टेड गेटिंग अ क्रेविंग ऑफ लॉट ऑफ स्वीट्स। बहुत ज्यादा मिठाई खाने का मन करता है, परफेक्ट। एकदम हाई पीक पे। मींस ऐसी हो जाता है कि मैं घर में आधा किलो केक रखती हूँ जस्ट कि आधी रात को भी मुझे खाने को मन करता है। यस यस यस। तो इज दैट द पार्ट ऑफ द सेम थिंग? हाँ, क्योंकि ना पित्त जिसको होता है ना, उस देखो अभी कैसे पित्त हुआ है, तो हमको ऑपोजिट चीज की इच्छा होती है। तो पित्त है गर्म, तो हमें ठंडा और स्वीट ये दोनों पित्त को कम करते हैं, तो बॉडी ही डिमांड करते है कि मुझे ये दो। लेकिन अभी वही आप केक खाओगे तो वापस अजीर्ण होगा। ओके, ऑलरेडी नॉर्मल भी आप खाओगे तो भी वो पच नहीं रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी पचेगा नहीं, और ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि स्वीट है वो ओके, पचने में भारी है, लेकिन वो हाउ क्रेविंग टू होना ब्रेक? एकदम, हाँ वो एकदम परफेक्ट आपका सिम्टम है, टिपिकल सिम्टम है ये पित्त का, है ना। ब्रेक कैसे करना है ये चेन को सर? हाँ बस वो बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। ओके डन, यस 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 यस। यस प्रियल भाई जी प्रणाम। हाँ सर, તમે લાસ્ટ વાળું કીધું ને મને સમજ નહીં ઓલું આમ બનાના. हाँ यानी आम बनाना नहीं है, हाँ बनना. नहीं हाँ, ना ही आम है ना ही बनाना है। ठीक है, तो आम क्या होता है, और ये मेन कंसेप्ट है बराबर है आयुर्वेद का, कि आपने जो खाया वो पचा नहीं, तो जब पचेगा नहीं तो कच्चा रस बनेगा, यानी लिक्विड तो बनेगा लेकिन ना ही पूरा लिक्विड होगा ना ही पूरा सॉलिड होगा। तो वो जो चिकनाहट वाला जो रस बनता है उसको बोलते हैं आम। और फिर वो इंटेस्टाइन में जाकर, ब्लड में जाकर फिर अलग अलग रोग उत्पन्न करते हैं। उसका मैं पूरा अलग से सेशन लूंगा आम का, लेकिन आम से होने वाला अजीर्ण का सिम्टम अभी मैं लूंगा। ठीक है, ओके. जिसको बोलते हैं आमवाद बोलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, वो आम जो है ना वो यही आम है। ओके. ओके ओके। सोनल बेन कुछ पूछना है आपको? हाँ सर, एक्चुअली पोस्ट प्रेगनेंसी ना जो भी आप लक्षण बोल रहे हो ना, ये सारे लक्षण मेरे अंदर अभी भी है। मतलब 2 साल हो गए, तो अभी भी मेरे को इंडाइजेशन डेली होता है, उसकी वजह से गैस बहुत होता है और फिर कफ भी होता है। ठीक है, ये कंटिन्यू हो। मैं आपको एंड में बताता हूँ कि क्या करना है उसमें। ठीक है सर, ओके ओके। फटाफट डिनर बना, हम आते हैं खाने के लिए। ठीक है, यस रचना में। हेलो, आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ, मुझे 3-4 चीजें पूछनी है। पहला तो ये जो मुझे है ना एसिडिटी का, यानी कि खाना खाने के बाद, मतलब स्पेशली शाम का खाना खाने के बाद में वो हमको एक जलन होती है ना यहाँ पे, गले से लेके मतलब वैसे, तो वो वाला स्पेशली शाम का खाना खाने के बाद ही ज्यादा होता है। और रात को ज्यादा होता है, तो रात को बहुत फील होता है, वो उसका कारण जानना था। अभी हम जब एमसी में कितने बजे खाना खाते हो? रात को लाइक 7:30 8 o'clock तक खा लेती हूँ। ठीक है, ओके। हाँ, फिर दूसरा ये कि पोस्ट प्रेगनेंसी, आई मीन आफ्टर ये डिलीवरी, मैंने ऑब्जर्व किया है कि मुझे ये क्या बोलते हैं, नींद पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि मुझे नींद बहुत आती है। मतलब नींद पे मेरा कंट्रोल कम हो गया, पहले ऐसा नहीं था, मुझे जितना सोना होता था उतना ही सो सकती थी। तो ये क्यों हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, कि वो मैं अगर ठानती हूँ कि उठना है तो वो नहीं हो पाता है। मुझे उसमें ऐसा लगता है कि कुछ वो, इसलिए नींद की वजह से वो आलस्यपन आ जाता है। फिर तीसरा ये कि मुझे ये आफ्टर डिलीवरी ये जब मुझे गैस प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं मेरा स्वीट इंटेक ज्यादा हो गया है, या फिर मेरा बॉडी का एक्सर्शन कम है। लेकिन मैं शक्कर तो ऐसे भी दूध में लेती नहीं हूँ, तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि, और चाय पीने की ऐसा कोई ये भी नहीं है, मतलब मुझे तो ठीक है, थोड़ी बहुत पी ली तो ठीक है, अदरवाइज इतना
ये नहीं है कि मैं रेगुलर और ऐसा चॉकलेट्स या अदर जो कन्फेक्शनरीज है वो खाने की भी ऐसी ना, बिस्किट और वो सब खाने की भी आदत नहीं, फिर भी वो कहाँ से गैस हो रही है वो पता नहीं, वो कभी कभी बहुत होती है। और चौथा, मुझे ये फील हमेशा होता है कि जब हम एमजी में होते हैं तो पता नहीं क्यों तभी खाने की इच्छा कम क्यों होती है। ये सबके साथ होता है कि सिर्फ मेरे साथ है वो मुझे नहीं पता। तो तभी सबसे ज्यादा ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी बहुत हैवी हो गई है और मुझे खाने का मतलब नॉर्मल खाना भी मुझे कम खाने का मन है, स्पेशली एमजी में। बाकी दिन में खाने का मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरे 4-5 डाउट्स हैं। अच्छा, मुझे इसे बताओ, आपको एक्चुअल भूख लगती है? ये पहले आप सबको देखो, इन अच्छा मैंने बोला, लेकिन आप सबको ये भी देखना पड़ेगा कि अपने आप से पूछो, सेल्फ एग्जाम देखो, आप अपने खुद के डॉक्टर हो। मतलब शायद पूरी ट्रीटमेंट आपको पता नहीं है, लेकिन पता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि आयुर्वेद में है ना 4 चतुष्क बताए हैं, यानी कि डॉक्टर में ये 4 गुण होने चाहिए, फिर पेशेंट में ये 4 गुण होने चाहिए, फिर जो कंपाउंडर है उसमें ये 4 गुण होने चाहिए, और जो औषधि है, मेडिसिन है, उसमें भी ये 4 गुण होने चाहिए। तो टोटल हो गए 4, और उसके 4-4 गुण, तो हो गए टोटल 16। और ये 16 चीजें जिसके पास होती है, वैद्य के पास, उसमें वैद्य प्रमुख होते, डॉक्टर प्रमुख होता है, तो कोई भी डिजीज इजीली सॉल्व होते हैं। तो उसमें एक है ना, ये बताया है पेशेंट के 4 गुण। मतलब सबसे अच्छा पेशेंट कौन होता है? वैसे तो पेशेंट होना ही अच्छा नहीं है, लेकिन अगर बीमार पड़े तो कौन सा पेशेंट जल्दी ठीक होता है? तो उसमें सबसे पहले बताया है आढ़्यो रोगी। आढ़्य यानी क्या? हम बोले धनाढ़, धन आढ़्य, आढ़्य यानी पैसे वाला। इसका मतलब ये है कि कम से कम वो अपनी मेडिसिन का खर्चा कर सके, तो वो अच्छी से अच्छी औषधि उसको परचेस कर सके, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आढ़्य रोगी, यानी कम से कम दवाई खरीदने का उसके पास पैसा हो। फिर आता है भिषक वश्यो। भिषक वश्यो यानी भिषक यानी डॉक्टर, वैद्य, और वश हो जाना। अभी आप पता है वशीकरण होता है, तो वशीकरण में क्या होता है कि किसी ने किसी को वश में कर लिया, तो वो जैसा बोलेगा वैसा ही करेगा। तो ये पेशेंट कैसा होना चाहिए? भिषक वश होना चाहिए, यानी जो डॉक्टर बोलेगा वो वैसा ही करेगा, अपना दिमाग नहीं चलाएगा। क्योंकि अगर वो अपना दिमाग चलाया तो वो क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, गूगल में तो ये बोला, डॉक्टर ने तो ये बोला है, तो ऐसा नहीं। तो भिषक के वश में होना चाहिए, तो जल्दी ठीक हो जाता है। आप मतलब पेशेंट का होना चाहिए, हाँ आपने बोला, अभी समझो दोपहर है, नहीं रात है, डॉक्टर ने बोला रात है, तो आपने बोला हाँ भाई रात है, आपने जो बोला वो सही है, ऐसे भिषक वश्य। फिर आता है ज्ञापक, जो ये पॉइंट पे मैं लेना चाहता हूँ आपको। ज्ञापक यानी अपने डिजीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला। जैसे देखो रचना बेन ने कैसे एक पॉइंट वाइज लिया है, बाकी सबने कितने कैसे पॉइंट वाइज लिया है। इसको बोलते हैं ज्ञापक, यानी अच्छी तरह से डिजीज को एक्सप्लेन करना। मेरे कई पेशेंट आते हैं कि इधर दर्द हो रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि मैं गिर गया था, फिर मैंने ये बर्फ का सेक किया, उससे मेरा समझो ये बढ़ गया, फिर मैंने वो हार्डवेयर के पास गया, ये सब नहीं, बस यहाँ दुख रहा है। तो इससे क्या होता है, वो डॉक्टर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई उसको हुआ क्या। फिर क्वेश्चन आंसर होते हैं, लेकिन जितना अच्छी तरह से, जितना एलोबरेटली आप डॉक्टर को बताते हो, उतना जल्दी आप ठीक हो जाते हो। कई लोगों में मैंने देखा है कि ऐसे बातचीत करते 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 एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है कि वो कारण उनका मिल जाता है जिस कारण से वो बीमार पड़ते। उसका एक बहुत अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक पेशेंट आए थे मेरे पास, और उसका हीमोग्लोबिन का 6 या 7 था। ठीक है, और वो किसी रेफरेंस से आए थे और वसई में वो रहते थे। वसई से आए, मैंने बोला ये तो बहुत सीरियस है, मतलब ब्लड की बॉटल्स वगैरह चढ़ानी पड़ेगी। फिर ऐसे ही नॉर्मल बातचीत बातचीत हुई, और उन्होंने बोला कि मैं ये कैंसर की एक मेडिसिन ले रही हूँ। तो कौन सी मेडिसिन ले रही हूँ, क्योंकि वो मुझे पता नहीं है, मैं 1-2 दिन में वापस आने वाली हूँ, मैं लेकर बताती हूँ। मैंने ठीक है। और वो घर पे गए, और वो 2-3 दिन के बाद वापस आए, और उन्होंने एक मेडिसिन बताई, और फिर मैंने देखा उसकी साइड इफेक्ट, और उसमें ये था कि वो हीमोग्लोबिन कम कर देता है। मैंने बोला एक काम करो, ये आप बंद कर दो, एक 15 दिन, आप रिपोर्ट निकालो और फिर मुझे मिलना, कोई मेडिसिन नहीं। बराबर, वो गए, छोड़ा, और हीमोग्लोबिन सीधा 11 पहुंच गया।
अब मुझे बताओ, अगर उसने एक्सप्लेन नहीं किया होता कि मैं ये मेडिसिन ले रही हूँ, तो उसका हीमोग्लोबिन ठीक नहीं होता, बॉटल्स भी चढ़ जाती, प्लेटलेट्स भी चढ़ जाती, सभी इंजेक्शन भी हो जाते और कितना खर्चा होता। तो जितना आप अच्छा एक्सप्लेनेशन डॉक्टर के पास करोगे, उतना आपको ठीक होने का चांसेस बढ़ जाता है। और इसीलिए कभी भी आप जाओ, सब लिख कर जाने का। तो कभी कभी क्या आप भूल जाते हो, कहीं पे भी आप जाओ, ठीक है। तो ज्ञापक, जैसे रचना मैंने बोला ज्ञापक, कि उन्होंने अच्छी तरह से बताया कि मेरा ये इश्यू है, और ये काफी लोगों को में ये इश्यू है। और आता है चौथा, सत्ववान अपनी, यानी सत्ववान हो जाए पेशेंट। मतलब होता है क्या, अभी समझिए कि इंजेक्शन निकाला ना, तो एक यंग लेडी है, वो उछल पड़ती है, अरे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, रोने लगती है, झटपटाट करने लगती है, इतनी बड़ी 18 साल की, फिर भी एक इंजेक्शन देकर डर जाती है। कोई बड़ी बड़ी टैबलेट देखकर डर जाता है, कोई काढ़ा सुनकर डर जाते हैं, कोई पाउडर लेना है वो सुन के डर जाते हैं। तो ऐसे वो ठीक नहीं होते। जैसे ही डॉक्टर ने बोला है ये लेना है तो बस लेना है, तो बोलते हैं ना, बस आपने जो बोला वही सही, वैसे पेशेंट को होना चाहिए तो जल्दी ठीक होते हैं। तो उनका जो पहला प्रश्न था कि एमसी में ही होता है, ये सभी मैं प्रश्न के उत्तर लूंगा। पहले मैं आपको अजीर्ण के लक्षण बताऊंगा, जो उसके प्रकार है, और उसके बाद में उसमें ही से ही काफी प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे, बराबर है, ठीक है। बाकी के चैट्स के प्रश्न भी मैं ले लूंगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। उसमें टाइप्स ऑफ अजीर्ण कितने प्रकार के हैं? टोटल 5 प्रकार के। सबसे पहला है आम अजीर्ण, दूसरा है विदग्ध अजीर्ण, तीसरा है विषदग्ध अजीर्ण, चौथा है रस शेष अजीर्ण, और पांचवा है दिन पाकी अजीर्ण। हाँ, ये नाम आपने पहली बार सुना है, बराबर है। आई होप कि आपने सबसे पहली बार ये सुना होगा, लेकिन इसी के ऊपर जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है इसी के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं। और आप जब कंप्लेन करते हो ना कि ये है, और उसी से उनको पता चल जाता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, तो शायद उनको ज्यादा सुनने की जरूरत भी नहीं होती है। कई बार एक्सपीरियंस होगा, डॉक्टर पूरा सुनते नहीं, उसकी दवाई दे देते, लेकिन उनको जरूरत होती नहीं है, क्योंकि वो समझ जाते हैं इसको यही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी आप डायग्नोस करो कि आपको इन 5 में से कौन सा अजीर्ण है, आप खुद डायग्नोस करो। चलिए, तो सबसे पहला आता है आम अजीर्ण, जैसे बोला ना आम, बराबर। और इस टाइप के अजीर्ण में कफ का प्राधान्य रहता है, हाँ, प्रीडोमिनेंट रहता है कफ। तो उसमें सबसे पहला लक्षण क्या है? गुरुता। सब लोग लिखने लगना कि क्या है, बराबर। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। सबसे पहला आता है गुरुता, यानी शरीर में भारीपन लगना, हैवीनेस लगना। मतलब बस हमको ऐसा लगता है वजन बढ़ गया है, लेकिन जब वजन करते हैं, अरे वो तो वैसा ही वजन है, 6 महीने से एक ही वजन है, तो शरीर में भारी क्यों लग रहा है मुझे, हैवीनेस क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ दिस आम अजीर्ण, ठीक है। फिर दूसरा आता है उत्क्लेद, पता ना, जी मचलना। जैसे उन्होंने बोला ना, शाम को मुझे हो रहा है कि थोड़ा ऊपर आया ऐसा लग रहा है, या एकदम बेचैनी जैसा लग रहा है, उसको बोलते हैं उत्क्लेद, बराबर, वॉमिटिंग सेंसेशन। फिर तीसरा आता है गंड शोथ। ये चीज लक्षण जो है ना, वो आपको जब आप सो जाते हो तब ये पूरा सूज जाता है, चेहरा सूज जाता है। फिर आप नॉर्मल काम करते हो, ये उतर जाता है। फिर आप रात को सो जाते हो, लेकिन सुबह उठते हो तो भी ये मुंह पूरा, ये इधर का है ना, इधर का भाग सूजा हुआ लगता है, ये है। फिर ये गले का है, ये थोड़ा सूजा हुआ लगता है। और उसका नेक्स्ट सिम्टम क्या है? अक्षिकूट शोथ। ये भी बहुत, ये क्या होता है पता है? वो डॉक्टर ऐसे देख के पता चलता है, यस आपको आम अजीर्ण। कैसे? ये है ना, ये आंख का ऊपर का ये भाग और ये नीचे का, ये पूरा सूज जाता है, यानी जिसका चेहरा और ये आंख वगैरह सूज जाती है। फिर क्या होता है, जब नॉर्मल रूटीन में आते हो तो कम हो जाती है, लेकिन आप सो जाते हो तो क्या होता है, लिक्विड एक्यूमुलेट होता है जो सूजन में जो रहता है, और वो जैसे आप जागते हो वो इतना सब सूजा हुआ लगता है। तो अक्षिकूट शोथ यानी आंखों के ऊपर सूजन आना। अब आंख के अंदर नहीं है, इसके आईब्रो के नीचे और ये नीचे सूजन आना। और फिर क्या आता है? यथाभुक्त अविदग्ध उद्गार, यानी आपने जो खाया है उसका डकार नहीं आता है, नॉर्मल डकार ही आता है इसके अंदर, बराबर। और सॉरी, जो खाया है उसी की डकार आती है, लेकिन जलन नहीं होती इसमें, बराबर। कई बार देखो, अभी ठंडी सीजन में कई लोग मोगरी खाते हैं,
या कैबेज खाते तो आप देखना फुल टाइम ये उसका ही डकार आएगा आपको, ठीक है। तो समझ लेना वो पचा नहीं है। हम तो बोलते हैं तो सलाड है, ये तो हल्का है, डकार आई ना तो हल्का भी पचा नहीं पाएगा, तो डाइजेशन पावर तो बहुत ही खराब है, बराबर है। शरीर में भारीपन लगना, नोजिया फीलिंग होना, फिर गला, चेहरा या आंखों पे सूजन आना, और जो खाया उसकी डकार आना लेकिन जलन नहीं होना, ये होता है आम अजीर्ण के लक्षण। तो आप लिख लो इसमें से मुझे ये लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट, और इसकी पूरी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा मैं, ठीक है। तो बाद में भी अगर करना है तो आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है विदग्ध अजीर्ण। क्या? विदग्ध, दग्ध यानी जलना, तो जलना मतलब पित्त, ऐसे समझ लो, बराबर। दाह, दग्ध, बराबर। तो ऐसे याद रखो। तो इसमें पित्त का प्राधान्य रहता है। तो पित्त का प्राधान्य रहता है तो कैसा होता है, सबसे पहले चक्कर आना, बराबर। तो जैसे रचना मैंने बोला ना कि हाँ मुझे चक्कर आ रहे हैं करके, तो बराबर, तो चक्कर आना। फिर तृष्णा यानी प्यास लगना, बार बार प्यास लगती। फिर मूर्छा यानी बेहोश जैसी फीलिंग आना, कि बस सोते रहे, कुछ पता चलता नहीं है, अनकॉन्शियस हो जाते हैं टेम्पररी स्पैन के लिए, टाइम स्पैन के लिए। फिर विविध पित्तज रुजा यानी अलग अलग पित्त के रोग होते हैं। टोटल वायु के 80 रोग होते हैं, पित्त के 40 होते हैं, और कफ के 20 होते हैं। तो बस इतने ही रोग है। हम तो एक कोरोना की कितने वेरिएंट देखते हैं, लेकिन टोटल आयुर्वेद ने बोला कि इसमें सब आ गया, बराबर है। तो ये जो है उसमें पित्त के विकार होते हैं, जलन होना, फिर कहीं पे लाल लाल उसको बोलते ना क्या, अर्टिकेरिया हो जाना, जिसको गुजराती में शीरस आ गया है, मराठी बोलते गांधी उठने, बराबर है। तो एलर्जी जिसको सब लोग बोलते हैं, ये सभी पित्त के रोग होने लगते हैं। फिर आता है स्वेद, पसीना ज्यादा आना, जैसे डॉली बहन ने बोला ना मुझे पसीना ज्यादा आता है, ये। फिर दाह, बर्निंग सेंसेशन होना या जलन होना। और फिर धूम अम्ल उद्गार, यानी है ना, ये एक सिम्टम है, ये बहुत लोगों में दिखता है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जब डका से मुंह में लगता है धुआं आ रहा है, होता नहीं है, लेकिन जैसे आग में से धुआं कैसे निकलता है ऐसी उसकी फीलिंग होती है। और अम्ल उद्गार, ये याद में रखना, अगर खट्टी डकार आती है तो आपको विदग्ध अजीर्ण है। यदि आपको तीखा या कड़वा डकार आता है तो वो पित्त का रोग है, यानी वो एसिडिटी है। तो खट्टी डकार आना वो एसिडिटी नहीं है, क्या लाया, क्योंकि वो अजीर्ण का लक्षण है, और उसकी ट्रीटमेंट और एसिडिटी की ट्रीटमेंट ये दोनों अलग है। पित्त से होने वाला अजीर्ण और नॉर्मल एसिडिटी होना, ये दोनों की ट्रीटमेंट ऑपोजिट है। हम क्या करते हैं, रेविप्रेजोल ले लेते हैं, फेमोटिडिन ले लेते हैं, पेंटाप्रेजोल, पेंडी सबको मुंह पे ही है, पेंडी ले लेते हैं। उसमें से होता क्या है, पेंडी क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन वो उसका नाश नहीं करता है। तो उससे अल्टीमेटली होता क्या है, अग्नि और मंद हो जाती है। तो जो लोग डोमस्टाल है, पेंडी है, या रेबिप्रेजोल है, या पेंटाप्रेजोल जो मैंने पेंडी में आते हैं, ये सभी जो एंटासिड्स लेते हैं उसकी अग्नि मंद होती है, एंड दे आर मोर प्रोन टू बी हैविंग अजीर्ण। तो याद रखना, कभी भी अग्नि मंद हो ऐसी औषधि लेनी नहीं है। क्वेश्चन में लास्ट में ले लेता हूँ। फिर नेक्स्ट आता है विष्टब्ध अजीर्ण। देखो पहला आम अजीर्ण, उसमें कफ का प्राधान्य, दूसरा विदग्ध अजीर्ण, उसमें पित्त का प्राधान्य, और तीसरा है विष्टब्ध अजीर्ण, उसमें वायु का प्रभाव रहता है। विष्टब्ध बंधा हुआ, बड़ा ऐसे याद रखो। तो उसमें पहले क्या होता है, शूल यानी दुखना, कहीं पे भी दुखता है या पूरा बॉडी भी दुखता है। फिर आता है आत्मान, ये बहुत लोगों को है, होता है, बस पेट ऐसे फूला हुआ लगना, ऐसा लगता है इतना पेट बढ़ गया है, चर्बी बढ़ गई है। एक्चुअली चर्बी नहीं बढ़ी हुई रहती है, वो गैस से पेट आगे बढ़ जाता है। तो लोग क्या करते हैं, डाइट करने लगते हैं, कम खाने लगते हैं, तो उससे उल्टा और वायु बढ़ता है। आपको इनडाइजेशन की ओर करना है। तो किसी को ऐसा पेट आगे आता है, उसको लगता है अरे यार क्या है, लेकिन एक्चुअली वो गैस होता है, बराबर। फिर कहते हैं विविध वात वेदना, यानी जब वायु के रोग में कभी जॉइंट पेन होता है, कभी मसल पेन होता है,
बराबर। तो ऐसे कभी पेन जो होता है वो इसके कारण होता है। फिर आता है मल अप्रवृत्ति यानी कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन, इसके कारण होता है। फिर आता है वात अप्रवृत्ति यानी है ना गैस छूटता नहीं है, ना ही ऊपर से ना ही नीचे से, वो अंदर ही रहता है। कभी यहाँ दुखना, पेट में दुखना, बस ऐसे भारीपन, ऐसे फूला हुआ फील होता है पेट, तो समझ लेना वो ये विषुब्ध अजीर्ण है। फिर आता है स्तंभ यानी पूरे बॉडी में स्टिफनेस, और इसमें भी खास करके जब आप सोकर उठते हो तब ज्यादा स्टिफनेस उसमें लगती है, यानी उसमें भी खास करके रात को जब सो जाते हो कि वो कंटिन्यूस 6-7 कलाक सोना होता है, यानी सब सुबह उठते हो जैसे रॉबर्ट उठते हैं ना, ऐसे ऐसे करके उठते हैं, फिर थोड़ा ऐसा एक्सरसाइज करते हो, ऐसे हाथ वगैरह घुमाते हो, थोड़ा बोला ना सूक्ष्म व्यायाम करते हो, और फिर धीरे 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 गाड़ी लाइन पर आती है, तो समझ लेना वो आपको वायु का अजीर्ण है। फिर आता है मोह, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी क्या होता है ग्रहण शक्ति। ये आज कई बहनों में और माताओं में मैंने देखा है कि दाल में नमक डाला कि नहीं डाला, याद नहीं, फिर कोई मिला ना, अरे इसका नाम क्या भूल गया, अभी तो कुछ याद था, अभी कुछ याद था। तो ये जो भूलना जो हो जाता है ना, एक्चुअली वो भूलना नहीं होता है, उसको ऐसे बोलते ना कि हृदय तक है लेकिन वो जीवा तक आया नहीं है, पर हइये छे पण होते नहीं। तो वो ये ग्रहण शक्ति जो कम होती है ना, वही विषुब्ध अजीर्ण है। देखो इसकी असर मन पर कैसे होती है, बराबर है। और अंग पीड़नम, पूरे बॉडी में या बॉडी को एक पार्ट में सतत दुखता ही रहता है, सब कम, पैर दुखता है, पैर दुखता है, सब कैल्शियम ले लिया, विटामिन ले लिया, अरे लेकिन पेट का कहाँ लिया। तो ये जो है ना कैल्शियम लेना, विटामिन लेना, ये सभी लक्षणों को ठीक करेगा लेकिन रोगों को ठीक नहीं करेगा। तो आयुर्वेद है ना सिम्टम पे काम नहीं करता, वो डायरेक्ट रूट पे काम करता है। और मुझे बताओ जहां मूली नहीं है वहां फल कहाँ से होगा, ठीक है। तो ये चीज है उसमें। फिर आता है रसशेष अजीर्ण, और इसमें ये होता है कि जो आम बना रहता है, मेरे ना 7 प्रकार की धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो उसमें जो रस धातु सबसे पहले जो प्लाज्मा जिसको बोलते हैं उसमें वो मिक्स हो जाता है, और फिर अलग 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 प्रकार के लक्षण उत्पन्न करते हैं। उसमें क्या लक्षण होता है, तो कि सबसे पहले अन्न विद्वेष, आज खाने की इच्छा नहीं है, जान दो नहीं खाना है, मतलब खाने के प्रति अरुचि को उत्पन्न करता है। दूसरा हृदय अशुद्धि, मतलब छाती में से लगता है कुछ है, कुछ छाती में से कुछ लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो समझ लेना आपको रस शेष अजीर्ण है। और तीसरा गौरव, शरीर को भारी लगना। देखो आगे भी था कफ में, आम अजीर्ण में, और इसमें भी है, लेकिन फिर एसोसिएटेड सिम्टम देख लेंगे तो उससे पता चल जाता है हाँ यार ये इसमें है। और जब ये रस शेष अजीर्ण में थोड़ा कफ का भी प्रावधान थोड़ा रहता है, क्योंकि उसमें वो थोड़ा बहुत कफ रहता है, जैसे रक्त में पित्त का प्राधान्य रहता है वैसे रस धातु में थोड़ा कफ का प्रमाण रहता है, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और फिर और रक्त धातु को ब्लड बोलते हैं। तो ये प्लाज्मा, अभी देखो दोनों कंसेप्ट ज्वाइंट मत करना, मॉडर्न और आयुर्वेद, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो खाने पे रुचि ना रहना, अरोचक होना उसको बोलते हैं, छाती में बेचैनी लगना और शरीर को भारी लगना, ये रस शेष अजीर्ण में होता है। और लास्ट में आता है दिनपाकी अजीर्ण, और ये ना कॉमन होता है, ज्यादा तकलीफ नहीं देता है, लेकिन यदि उसको इग्नोर किया तो फिर भविष्य में वो तकलीफ देता है। यानी सब ऐसा कह सकते हैं कि सभी अजीर्ण की शुरुआत इससे ही होती है। इसका अर्थ क्या है, दिन पाकी, यानी क्या होता है, आज सुबह खाया तो रात तक पच जाना चाहिए, सुबह खाया तो रात तक पच जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं पचा, वो नेक्स्ट डे पचा, तो एक दिन एक्स्ट्रा हुआ ना उसका, तो उसको बोलते अजीर्ण, कि एक दिन उसका लेट डाइजेस्ट हुआ, तो एकदम माइनर टाइप का अजीर्ण है, इसलिए उसको दिन पाकी अजीर्ण बोलते हैं, कि एक दिन में पक जाना चाहिए, खाना पच जाना चाहिए, वो नहीं हुआ तो हो गया दिन पाकी अजीर्ण, बराबर है। तो ये आज का था प्रेजेंटेशन कि अजीर्ण के लक्षण क्या है। अभी उसकी ट्रीटमेंट क्या, तो एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में सब लिख लो क्या है उसकी ट्रीटमेंट। तो अजीर्णे लिखो, अजीर्णे अजीर्णे भेषजम, मैं आपको है ना इसमें भी लिख लेता हूँ, इसमें अजीर्णे
भेषजम वारी निद्रा। देखो चैट में मैंने भेज दिया, अजीर्णे भेषजम वारी निद्रा। तो अजीर्ण में भेषज यानी मेडिसिन, मेडिसिन को भेषज बोलते हैं। तो अजीर्ण में मेडिसिन क्या है? तो कि वारी, वारी यानी पानी, और निद्रा यानी आराम। सभी प्रकार के अजीर्णों में औषधि क्या है? सिर्फ पानी पीना और आराम करना। इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसको हम वारी निद्रा के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? कोई मुझे बता पाएगा? वारी प्लस निद्रा इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू होता है उपवास, या उसको क्या बोलते हैं? लंघन। इसीलिए परमात्मा महावीर स्वामी भगवान ने, सभी तीर्थंकर परमात्माओं ने कहा है कि पर्व तिथि को आराधना करनी है। यानी टोटल तिथि 10 होती है, बीच, पाचम, आठम, 11 और 14, तो ये शुक्ल पक्ष में होती है, और ऐसी ही 5 वध पक्ष में होती है। तो टोटल कितने उपवास हुए एक महीने में? 10। अगर आपसे नहीं होता है तो क्या कहते हैं कि 5 करना है, 5 तिथि, जो 2 पाचम, सॉरी 1 पाचम, 2 आठम और 2 14, टोटल करके 5 जो है उसमें आप आराधना करो। तो मतलब क्या हुआ कि हर लगभग वीक में एक उपवास हो गया। तो हुआ क्या? जो फैक्ट्री कंटिन्यूअस चालू है अपनी, डस्टबिन कंटिन्यूअस उसमें जिसमें कचरा डाला जा रहा है, उसको थोड़ा सा रेस्ट मिलता है। फिर भी परमात्मा बहुत करुणा वाले, बोलते कि बेटा तेरे से नहीं हो रहा है उपवास, कोई चिंता मत कर। उपवास नहीं हो रहा है ना, तो तू एक काम कर, 5 तिथि आंबिल कर। फिर ख्याति में बोलते हैं मेरे से आंबिल नहीं होगा, मुझे और कुछ छूट छाट दो। तो भगवान कहते हैं चल तेरे को मैं एकादशा देता हूँ। तो 5 तिथि एकादशा। वो बोलते हैं वो भी नहीं होता है मेरे से, एकादशा भी नहीं होता है। तो भगवान कहते ठीक है चल तू ब्यासना कर। अंकिता बहन कहते मेरे से नहीं होता है, चल तू ब्यासना कर 5 तिथि। फिर पूजा बहन बोलते हैं मेरे से तो ब्यासना भी नहीं होता है। सोनल बहन तो बोलते हैं मेरे को ब्यासना का नाम सुन के भी मुझे को पित्त चढ़ जाता है, तो क्या करोगे? तो कहते ठीक है कोई बात नहीं, कम से कम उस 5 तिथि भी तू ये कठोल ले, यानी सब्जी वगैरह बंद कर दे। अभी इतना तो हो सकता है ना, बस उससे नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए देखो हम लोग हर तीसरे दिन पर एक्चुअली हर तीसरे दिन पर हमको कठोल खाने को बोला है, क्योंकि वो शाक आदि खाने से इंडाइजेशन होने की शक्यता बढ़ जाती है। और एक्चुअली जब हम बोलते हैं हम शाकाहारी है, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमें ये कहना चाहिए हम अन्नाहारी है। एक्चुअली आयुर्वेद में भी ना बोला है, जैनिज्म में ना बोला है कि शाकों को कम खाना, अन्न को ज्यादा खाना है। इसलिए आप देखें ना कि कई रीजन में दाल चावल है, कि फिर ये दूध और चावल है। पहले के टाइम में यही खाना था, लंच में यही था, दूध और चावल, ठीक है। तो अन्नाहारी इज द राइट वर्ड, नॉट द शाकाहारी, बराबर है। वेजिटेबल्स, तो अगर वेजिटेरियन होते हैं तो वेजिटेबल्स रोज खाते हैं, बंद क्यों करते हैं? लेकिन अन्न वो नित्य सेव्य है, ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि हम अन्नाहारी है। व्यवहार में ठीक है हम बोलते हैं, लेकिन खुद के लिए ध्यान में रखना, ठीक है। तो अजीर्णे भेषजम वारी निद्रा, बस लंघन करो, कम खाओ। आपको पता है क्या, ये जितने भी डॉग कैट वगैरह है ना, वो सब नॉन वेजिटेरियन है, और वो जब खा लेते हैं ना, उसके बाद क्या करते हैं? कुछ दिन तक नहीं खाते। अरे मैंने डिस्कवरी में देखा है, जो शेर होता है टाइगर, वो कोई शिकार करता है तो लगभग 5 से 7 दिन तक वो दूसरा शिकार करता नहीं है। इतना ही नहीं, उसे पचाने के लिए वो घास खाता है। कौन? शेर घास खाता है, क्योंकि वो पचाने के लिए नॉर्मल ये वेजिटेबल्स खाने ही पड़ते हैं। डाइजेशन के लिए सेल्यूलोज चाहिए ही चाहिए, फाइबर्स चाहिए ही चाहिए, उसके लिए वो घास खाता है। और वो 5 से 7 दिन तक वो नहीं खाता। और हम लोग बस खाओ खाओ, जैसे ये कचरा पेटी है, सब डालो अंदर। हाँ, ऐसा मत करना, बराबर है। चलिए, तो अभी 1-2 मिनट है बाकी,
तो प्रश्न ले लेता हूँ। यस सोनल बेन। सर जी। वो आपने बोला था ना एसिडिटी और है ना कह रहे खट्टी डकार में डिफरेंस होता है, क्या हाँ। फर्क होता है दोनों में? विदग्ध जर्नी में खट्टी डकार आती है और एसिडिटी में कड़वी या तीखी आती है। अच्छा अच्छा, तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग होगा ना? अलग होता है। हम क्या करते हैं, ठंडक ठंडक की करते ना, ठंडक की हाँ ट्रीटमेंट। तो हाँ अगर हाँ। वो खट्टी डकार में ठंडक की ना तो वो और बढ़ जाता है, क्योंकि अग्नि और मंद होता है। ओहो, तो ये उल्टा ही ट्रीटमेंट अपन करते हैं और बढ़ता जाता है और हाँ पता ही नहीं चलता है। हाँ, ये। अच्छा अच्छा। और और किसी का नॉर्मल टेस्ट कड़वा और तीखा होता है। और सर दिन में जैसे कितनी दिन सोना कि अपने को डाइजेशन नहीं हो, डाइजेशन रोज ही हो रहा है। हाँ। आपने बोला ना सोना और पानी इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। सोने का मतलब ये है आराम करना। आराम मतलब सो हाँ जाना। नहीं सोना तो मतलब ऐसे सोना हाँ, नहीं। हाँ। आराम और पानी इक्वल मतलब पानी तो क्या 3 से 4, उससे ज्यादा तो नहीं ना। और आराम जितना प्यास लगे उतना। जितना प्यास और लगे हाँ, उतना। खास अच्छा आप सबको बता दूं मैं, अगला सेशन सोनल बेन ने जो प्रश्न बोला उसी के ऊपर है, पानी। वो पानी के ऊपर ही पूरा व्याख्यान वहाँ पर ये रहेगा, अपना सेशन रहेगा कि पानी कितने टाइप का है, फिर कब पानी पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, फिर उबला हुआ पानी भी अगर 1/3 किया, हाफ किया, 1/4 किया, हर एक के अलग अलग क्या गुण है, कौन से पात्र में पानी पिया, यानी चांदी में पिया तो क्या, तांबे में पिया तो क्या, सोने में पिया तो क्या, उस सबके अलग अलग गुण है। कुएं का पानी पिया तो क्या, तालाब का पिया तो क्या, बारिश नहीं, का। जैसे लोग बोलते हैं ना उबला हुआ पानी पीते तो गैस हो जाता है, बहुत जनों का वो ये सब थॉट है। वो पूरा पानी के ऊपर का प्रवचन जो है ना, वो हाँ। नेक्स्ट सेशन में लूंगा। और आज मुझे एक्चुअली एक दूसरा एक टॉपिक भी लेना था, पनीर के ऊपर। और अच्छा 2-3 क्वेश्चन आए थे, तो उसका भी अभी टाइम हो गया है, तो भी नेक्स्ट सेशन में मैं पानी और पनीर दोनों भी मैं इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, ओके सर, ओके। हाँ रचना में। हाँ, तो आपका हेलो पहला लास्ट प्रश्न था कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तब ये हमें होती है, तो इसीलिए है ना उसमें रजस्वला चर्या आयुर्वेद शास्त्र में दिया है, और उसके अंदर बोला है कि उसको अस्पृश्य होती है। हम लोग अस्पृश्य को क्या एकदम रॉन्गली हमने इंटरप्रेट किया है। अस्पृश्य यानी छूना नहीं, इतना नहीं, उसको अलग से आराम देना। मतलब उस टाइम पे क्या होता है, हार्मोनल इतना अनबैलेंस होता है और ब्लड लॉस होता है। तो कभी भी कोई आदमी को ब्लड लॉस हुआ, समझो किसी को कान में से ब्लड आया, नाक में से आया, तो हम क्या करवाते हैं, उसको आराम करवाते हैं। तो उस 3 दिन जब ब्लड लॉस हो रहा है, तो पूर्वाचार्य ने कहा उस बहन को अलग से रखकर उसको आराम करना है, टच नहीं करना। इसका मतलब ये है ज्यादा लोग उसे मिले नहीं, ज्यादा उसको फ्रस्ट्रेट करे नहीं, क्योंकि कोई भी चीज में उसको गुस्सा आ सकता है, और इसलिए उसको कंप्लीटली आराम देना है। और उसमें जो खाना बोला है कि कैसा कैसा खाना खाना चाहिए, अगर वो फॉलो करती है ना, उसको अजीर्ण नहीं होते। और इसीलिए रजस्वला चर्या में उसकी जो फूड डाइट सिस्टम है ना, वो अलग है, और उससे ये चीज नहीं होती है, जो गैस वगैरह जो तकलीफ है ना, वो नहीं होती है। ठीक है। फिर दूसरा क्या था आपका? दूसरा ये कि ये इतनी नींद मतलब आफ्टर डिलीवरी ऐसा फील होता है कि नींद बहुत बार हाँ, आती है इसका वगैरह। मतलब ये हुआ कि आम का प्रमाण बढ़ा है, मतलब ये कफ का प्राधान्य बढ़ा है। और इसीलिए है ना, जो पोस्ट डिलीवरी जो एक्सरसाइज रहती है वो हमें करना चाहिए, और स्वेटिंग हो, पसीना आए, वैसी चीज करनी है। हाँ नहीं ना, मैं तमने हूँ पूछू था। हाँ, और इसीलिए पोस्ट नेटल एक्सरसाइज खास करनी चाहिए। पहले तो क्या था, घर बड़े थे तो घर का काम वगैरह भी सब आता था, पर अभी तो क्या है, गुजराती में बोलते ना, पोटे थी पाट लेने, पाट लेती खाट ले। तो आराम का जीवन है, आरामदायक जो जीवन लाइफस्टाइल से जो रोग होते हैं ना, वो हमें से ये होते हैं। उसमें से ये लगता है कि आलसीपन आ जाता है शरीर में। बराबर। और क्या था? गैस मतलब मैंने ये जैसे कहा, दिन में ऑब्जर्व किया कि मेरा शक्कर का इंटेक इतना नहीं है, फिर भी गैस होती है, तो वो क्यों है? और शाम के बाद ही वो एसिडिटी। शक्कर से गैस होता नहीं है, शक्कर न पचने से गैस होता है। कई लोग बोलते हैं ना, दूध से मुझे गैस होता है, तो दूध से नहीं होता है, वो दूध न पचने से होता है। बेचारा दूध तो अच्छा है, उसको ब्लेम मत करो, ख्याल है, उसी तरह शक्कर है।
तो वो पचाने की क्षमता कम हो गई है, इसीलिए उससे आपको गैस होता है। और इसीलिए क्या करो, सीधा कट शॉर्ट 50% खाना कर दो। हाँ, उससे लेकिन वीकनेस नहीं आना चाहिए। स्टार्टिंग में 2 से 3 दिन तक देखो, आप जो भी 28 करते हैं ना, उनको देखना 3 दिन तक वीकनेस लगेगी और फिर तो इतनी स्फूर्ति आती है, वो बोलते हैं 8 दिन में 16 कर दूंगी। चला है, तो 3 दिन वो टाइम लगता है वो पकने के लिए दोषों को, और फिर तो चमत्कार हो जाता है। ठीक है, यस नैना बेन। હવે છે અભયભાઈ, મને છે ને આપણે ડાયાબિટીસ છે, મારી ઉંમર 66 વર્ષ છે, અને મને છે ને આપણે આમ મને સવારના ઉઠું ત્યારે કમર દુખે, પછી એક્સરસાઇઝ કરું, જરાક ચાલુ કરું, પછી અને પ્રતિક્રમણ કરવા બેસું તો પણ ત્યારે થોડી વાર દુખ્યા જ કરે, એટલે હું પૂરી વિધિ સાથે બેસા બેઠા જ કરી શકું। અને પ્લસ જ્યારે છે ને સવારે 10 સાડા 10 વાગે ને એટલે પાછું મને એટલી વીકનેસ લાગે ને, મને કંઈક ખાવું પડે। बराबर बराबर। तो ये હવે તો એનું खाना ना, ये सभी अजीर्ण के सिम्टम है। हाँ, ये सभी अजीर्ण के सिम्टम है। और ओके। हाँ, इसीलिए जब भी ऐसा लगे ना कि शरीर में कुछ गड़बड़ है, सीधा खाना आधा कर दो। लेकिन ये जो जीभ है ना, इसको हम लूली बाई बोलते हैं, क्योंकि वो लूली है, हड्डी नहीं होती, वो बहुत परेशान करती है। बराबर। हाँ, इस पे हला कंट्रोल रहता नहीं। अगर ये 3.5 इंच पे कंट्रोल रह गया ना, तो आपका आत्मा का कल्याण हो जाएगा। ठीक है, और मतलब ये खाने में भी और बोलने में भी, दोनों में भी ये इस पे संयम रखो बस। અને બીજું મને છે ને संभाल लो, बाद में सब काम हो जाएगा। અને સવારે હું મારે છે ને મારી જાતે મારા પોતાને એક્યુપ્રેશર કરું તો પણ મને ઓડકાર આવે, જે પણ પોઈન્ટ આપો તો ઓડકાર આવે। ख्याल आया ना? तो आपको वायु का अजीर्ण है। यस साची बेन, लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, आपने ये बताया ना कि हमें उपवास करना चाहिए, नहीं तो एक टाइम नहीं तो 2 टाइम, और लास्ट में आपने बोला कि सब्जी नहीं खानी चाहिए, तो मतलब ऐसा कि मतलब कुछ अपन ने जैसे चने छोले या गट्टे वगैरह बना लिए, ऐसा करना चाहिए या सब्जी खानी है लेकिन रोज नहीं खानी है। अच्छा, हाँ, या तो कम मात्रा में खाना। और देखो, इसीलिए अपने में सिस्टम है ना, 3 दिन पे सब्जी छोड़ने को बताया। मतलब ये भी है, फ्रूट वेजिटेबल्स भी आ गया, वेजिटेबल्स। अच्छा, 2 दिन खाओ 1 दिन छोड़ो, 2 दिन खाओ 1 दिन छोड़ो, यानी अच्छा। हाँ, यानी 10 दिन छोड़ देने का, 20 दिन खाने का। तो वो क्या होता है, वो बैलेंस हो जाता है। तो मुझे बताओ, जब अम्बिल की ओली रहती है, जब पोल्यूशन रहता है, तो हम सब्जी क्यों छोड़ देते? अगर वो अच्छी है तो फिर क्यों छोड़ते हैं? हाँ, 10 दिन हरी नहीं खाते हैं। हाँ, तो उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा, प्रभु ने कुछ तो सोचा होगा। हाँ, ये रीजन से इनका आरोग्य बिगड़ेगा। तो हमें ये सोचना है कि ऐसा क्यों सोचा, तो ऐसे सोचते सोचते ही आपको उसका आंसर मिलेगा। बराबर ना? तो ऐसा नहीं है कि एकदम खराब है, भगवान ऐसे नहीं बोलते कि बिल्कुल नहीं खाना है, नहीं, खाओ, लेकिन ऐसे प्रपोर्शन में खाओ। क्यों पत्ताबाजी फिर हम लोग ये फागण चौमासी के बाद ये छोड़ देते हैं? क्यों हम 4 महीना ही खाते, दूसरे 8 महीने? उसके पीछे सब रीजन है। तो जैसे जैसे कभी सेशन जाएगा ना, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। प्रश्न आपके बहुत सारे रहेंगे, आप मुझे पर्सनली भी दे दो, लिस्ट बनाकर फिर नेक्स्ट सेशन में मैं ये ले लूंगा। ठीक है, और ये सभी मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पर, और एक टेलीग्राम चैनल की भी लिंक भेज दूंगा, तो उनको उसमें अगर शिफ्ट होना है तो पहले के मैसेज भी वो देख सकेंगे, और काफी उसकी इंफॉर्मेशन दूसरी भी काफी सारी है, तो उसमें भी आप वो देख सकते हो। ठीक है, चलिए, प्रणाम।